हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की वीडियो में आपको एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है जिसमें कि हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा साइकोलॉजी जो शब्द है आपका, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, यानी कि जो आपका साइकोलॉजी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक से। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। नेक्स्ट ये साइकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों का मेल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है कि आखिर जो साइकोलॉजी शब्द है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है हमारा साइको और दूसरा हमारे पास है लोगस। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि साइको का अर्थ क्या होता है, यानी कि साइको मीन्स स्पिरिट या फिर सोल। हिंदी में बोला जाता है आत्मा। साइको का जो अर्थ होता है वो आपका है स्पिरिट, सोल, यानी कि आत्मा। और आपका जो लोगस वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी एंड साइंस, यानी कि अध्ययन या फिर विज्ञान। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। कई बार इस तरह से आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि लोगस का अर्थ क्या है, तो इसको आप नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते। हमने जेबीटी टेट के प्रेपरेशन से रिगार्डिंग एक रिकॉर्डेड बैच को स्टार्ट किया। रिकॉर्डेड बैच जो आपका रहेगा इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स और पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैच था वो तो आपका फरवरी से स्टार्ट हो चुका था और अभी तक जितना भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में अपने ग्रुप्स में अपने बैचेस में करवाया हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे आपके बैच में। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस के बैच को ज्वाइन करना जिसमें कि आपको पर डे रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। और टोटल फीस आपकी 180 है और 180 के अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइकोलॉजी इन 4 सेक्शन के रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जीके सेक्शन आपको खुद से करना होगा, बट जीके सेक्शन के कुछ नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट जो 180 फीस है ये आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइकोलॉजी सेक्शन की है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप उस पर फिर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो साइकोलॉजी आपका मनोविज्ञान है उसकी जो डेफिनेशंस थी, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से विकसित हुई है, किस प्रकार से उसकी डेवलपमेंट हुई है। अब देखो, सबसे पहले जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसको माना गया था साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की जो सबसे पहली डेफिनेशन क्या दी गई थी, या सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना जाता था। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी को माना जाता था साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। बट कुछ समय के बाद इसको निगलेक्ट किया गया और दूसरी डेफिनेशन आई। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दूसरे स्थान पे या दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन आई थी हमें, तो वो थी हमारे पास साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान। बट कुछ समय के बाद इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया था। तो तीसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आई थी साइकोलॉजी की, वो थी हमारे पास साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान। लास्ट और जो अभी वर्तमान समय में भी माना जाता है, आपसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी को क्या माना जाता है, तो वो आपका है साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन भी है और वर्तमान समय में भी साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिहेवियर है उसको कैटेगराइज किया गया था 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार। नंबर 2 हमारे पास था अफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि प्रभावी व्यवहार। और नंबर 3 हमारे पास था कोनेटिव बिहेवियर, यानी कि सकारात्मक व्यवहार। अब देखो, जो कॉग्निटिव बिहेवियर है आपका, संज्ञानात्मक जो व्यवहार है, इसका संबंध होता है जब पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिसके अंदर आ जाती है, यानी कि आपके पास इंटेलिजेंस से कोरिलेट करता है कॉग्निटिव बिहेवियर। सेकंड जो हमारा है अफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि प्रभावी व्यवहार, इसका संबंध रहता है हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से,
एंगर वगैरह, इस सब से जो संबंध रखता है वो हमारा प्रभावी व्यवहार रखता है। थर्ड जो हमने बात किया है कोनेटिव बिहेवियर यानी कि सकारात्मक, इसका संबंध रहता है हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्किल्स होती है, जैसे कि हमारे पास मोटर्स एक्टिविटी, फाइन और ग्रॉस मोटर्स, जो दो एक्टिविटीज़ हमारे पास रहती है स्किल्स, उसका संबंध हमारे पास कोनेटिव बिहेवियर से रहता है। टॉपिक हमारे स्टार्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक जो भी का रहने वाला है वो है साइकोलॉजी लैबोरेटरी के इतिहास, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। सबसे पहले ध्यान देना, साइकोलॉजी लैबोरेटरी या फिर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला या फिर मनोविज्ञान, उसके जो फादर है, साइकोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंट है। कई बार सिंपली आपके पास होता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक कौन हैं, तो आपके विलियम वुंट है। अगर सिंपल पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो भी आपके विलियम वुंट है। तो फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी विलियम वुंट के द्वारा, इसीलिए इनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक माना जाता है। और इन्होंने जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी वो की थी लिप्जिग यानी कि जर्मन में। कई बार आपको लिप्जिग ही होता है, कई बार आपको लिप्जिग नहीं होता है, तो जर्मन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात, आपकी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1879 में, जो कि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, वो आपकी 1879 है। ये चीज़ ध्यान देना, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी कि साइकोलॉजी लैबोरेटरी की वर्ल्ड का इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी की हिस्ट्री रहती है कि भारत में किसने स्थापना की है, कब की है और कहाँ की है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया यानी कि भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी NN सेनगुप्ता ने। आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है हु एस्टैब्लिश साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन इंडिया, भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है, तो NN सेनगुप्ता ने की है। और कब की है, ये आपकी हुई है 1916 में। 1916 में भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। और कहाँ पे हुई है, वो आपका है कोलकाता। सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना भारत में हुई है वो आपकी हुई है कोलकाता। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। सेकंड टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है मेथड्स। आपको पता है साइकोलॉजी में 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। आपका जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यानी कि अंतदर्शी जो विधि है, उसके जनक हमारे विलियम वुंट ही माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो हमारे विलियम वुंट है। और जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे पुरानी विधि है। अगर आपसे कभी बाई चांस पूछा जाता है सबसे ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है आपका, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड रहता है साइकोलॉजी सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा ग्रोथ। एक बात आप क्लियर कर लेना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम और नॉट, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे ग्रोथ का जो अर्थ होता है वो अलग होता है, डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है वो अलग होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मीनिंग होता है चेंज इन फिजिक, यानी कि फिजिकली चेंज, शारीरिक बदलाव। जब एक व्यक्ति में शारीरिक बदलाव दिखे, फिजिकली चेंज हुए, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। यानी कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या घटना, एज, नंबर से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी पर्सन के, वो हमारे ग्रोथ के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज, हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ग्रोथ इज डैश, ऑप्शन ए दे देते क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रोथ की अगर बात हो रही है तो ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी के ऊपर मेज़र की जाती है, डिपेंड रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ का ही हमारा है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपके पास जो वृद्धि होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ से रहता है, व्हेन हाइट इंक्रीज वेट डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वो कमज़ोर हो रहा है, शायद से उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, जब आपका हाइट इंक्रीज होती है, किसी भी पर्सन की अगर हाइट इंक्रीज होती है तो वहाँ पर जो हमारा वेट होता है, जो वज़न होता है, वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर पूछी जाती है, ग्रोथ का रेट हाई कहाँ होता है, तो ग्रोथ का हाई रेट इन्फेंसी पीरियड में होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड पीरियड में जब होता है, इन्फेंसी पीरियड में, तब ग्रोथ का जो रेट होता है वो हाई होता है। और धीरे धीरे जैसे बच्चा अडल्ट होते जाता है, ग्रोथ का जो रेट होता है वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट चीज, ग्रोथ रेट ऑफ गर्ल्स इज हायर एज कंपेयर टू बॉयज़। लड़कियों का जो ग्रोथ का रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू बॉयज़, ये ध्यान देना। नेक्स्ट चीज, ग्रोथ अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन के कारण ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है। नेक्स्ट और चीज, मेजरमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन की हाइट कितनी इंक्रीज हुई है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। आप फिज़िकली वेट की बात करो, अगर फिज़िकली चेंज की बात की जाती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर बाय चांस पूछा जाता है कि क्या हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ, जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है। नेक्स्ट चीज़, अगर इसका क्षेत्र की बात की जाती है, एरिया, तो जो हमारा ग्रोथ होता है उसका एरिया नैरो होता है। ग्रोथ का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, यानी कि आपके पास विकास। विकास का सबसे पहला जो पॉइंट रहता है डेवलपमेंट का, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, इट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। विकास का जो अर्थ होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। डेवलपमेंट के अंदर फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट, सब कुछ आ जाता है। इसलिए डेवलपमेंट का जो अर्थ रहता है वो आपका रहता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो चीज़ आपसे बहुत बार पूछी जाती है, डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। आखिर जो विकास है आपका वो किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से लेकर विशिष्ट की तरफ जाता है। आपकी जो डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, और जो आपकी डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है, यानी कि जो विकास है वो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। एक और चीज़ रहती है कि जो डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, तो जो प्रीनेटल पीरियड होता है, जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर बाई चांस पूछ दिया जाता है बहुत बार आपसे कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है कब से शुरू हो जाती है, तो गर्भ अवस्था से, प्रीनेटल जो पीरियड है, आपकी डेवलपमेंट की जो स्टेज है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी इसे बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है पर्सनल नीड, यानी कि व्यक्तिगत जो आवश्यकता रहती है। मैस्लो ने जो हमें थ्योरी दी है वो एक पर्सन की पर्सनल नीड के ऊपर बेस्ड है। बहुत बार पूछा जाता है कि मैस्लो की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो वो पर्सनल नीड है, यानी कि व्यक्तिगत जो आवश्यकता है वो आपके पास दूसरा नाम है इस थ्योरी का। नेक्स्ट बात, जो मैस्लो की थ्योरी है उसके जो जनक माने जाते हैं, कई बार पूछ दिया जाता है आपसे, मैस्लो ही है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है पर्सनल नीड या फिर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस तरह से पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, तो कंफ्यूज नहीं होना। पर्सनल नीड की जो थ्योरी है वो भी मैस्लो ने दी है, इसलिए पर्सनल नीड की थ्योरी के जनक मैस्लो ही माने जाएंगे। मैस्लो ने एक पर्सन के जो नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उनको 5 भागों में कैटेगराइज किया है। ये भी आपसे पूछा जाता है।
और जो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आवश्यकता या सबसे बेसिक नीड क्या होती है एक पर्सन की, तो वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, यानी कि शारीरिक आवश्यकता, जो कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान से संबंध रखती है। क्योंकि अगर एक पर्सन के पास रोटी कपड़ा मकान है तो वो सरवाइव कर सकता है, इसलिए सबसे पहली आवश्यकता पूछी जाती है इसको करके, या सबसे पर्सनल नीड कौन सकती है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी आपकी, इस तरह से पूछा जाता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड है। बाकी अगर आपने मैस्लो की थ्योरी की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा ली है। साइकोलॉजी सेक्शन की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी सेक्शन की सारे वीडियोस मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जनक कौन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो हमारे हैं जीन पियाजे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि जीन पियाजे ने हमें कौन सी थ्योरी दी है। ऑप्शन ए आपका होता है पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी आपके पास क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी आपके पास दे देंगे बिहेवियरिज्म, और ऑप्शन डी आपके पास होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा जाता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो ध्यान देना आपने। और जीन पियाजे हमारे स्विस के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे बिलोंग्स टू आखिर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विस के रहने वाले थे और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि रचनावादी। साइकोलॉजी सेक्शन में आपके पास दो रचनावादी है, दो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक जीन पियाजे है और दूसरे हमारे पास लेव वाइगोत्स्की है। इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। नेक्स्ट चीज जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो फादर है आपके पास, इसके जनक हमारे पास जीन पियाजे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के जो फादर है, जो जनक माने जाते हैं, वो जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसका कोरिलेशन रहता है हमारे पास इंटेलिजेंस के साथ। आपसे पूछा भी जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि इंटेलिजेंस डेवलपमेंट आपका रहता है। नेक्स्ट 4 स्टेजेस हमें दी है जीन पियाजे ने, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 4 मेन फैक्टर्स के बारे में भी हमें बात की है, जो कि हमारे सबसे पहला है मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। दूसरा जो कारक हमारा सेकंड फैक्टर वो है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक संपर्क। और जो फोर्थ हमारे पास फैक्टर बताया गया है वो है इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन। ये चारों के चारों मुख्य कारक बताए गए हैं जीन पियाजे के थ्रू, जिसके द्वारा एक पर्सन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। आपसे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम स्ट्रेस या सबसे लेस वर्क किसके ऊपर किया गया है इनमें से, तो सोशल इंटरेक्शन। जीन पियाजे का सोशल इंटरेक्शन के ऊपर थोड़ा कम वर्क रहा है, सबसे कम इम्पोर्टेंस इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को दिया। अब देखो मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता, जिस प्रकार एक पर्सन मैच्योर होते जाता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलरेडी इंक्रीज होके, यानी कि एक हेल्प करेगा आपको। एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर पर्सन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी है, संज्ञानात्मक विकास के लिए अनुभव का होना ज़रूरी है। तीसरे है सोशल इंटरेक्शन, जब एक पर्सन समाज में जाएगा, जुड़ेगा, बातचीत करेगा, उसके थ्रू भी इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होती है। फोर्थ जो है इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन। यानी कि जो इक्विलिब्रेशन होता है, संतुलन, इसका अर्थ होता है कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी, यानी कि हमारे पास जो डाउट है उसको क्लियर करके उसकी क्लियरिटी तक जाना, आंसर तक जाना। अगर हमारे पास कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और उसको हम क्लियर कर लेते हैं, जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, तो उसका मतलब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, डाउट था वो कंप्लीट हो गया। तो इक्विलिब्रेशन का कई बार अर्थ भी पूछा जाता है, जिसका मीनिंग रहता है कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जीन पियाजे ने हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट जो स्टेजेस बताई गई है, जो कि आपके पास रहती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ हमारी रहती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी जो हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरी जो हमारी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और जो फोर्थ स्टेज बताई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 12 से लेकर अडल्टहुड तक, ये आपका चलते रहता है। लास्ट जो स्टेज बताई गई है, तो सबसे पहले जो स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, इसका टाइम पीरियड तो आपको पता लग गया। इस स्टेज में जो टीचर्स होते हैं वो सेंसेस होते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। और इस स्टेजेस में सब 6 स्टेजेस है। आपसे पूछा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में सब स्टेजेस कितनी हैं, तो ये हमारी 6 स्टेजेस हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है जेन पियाजे के अनुसार सबसे पहली अवस्था कौन सी है, यानी कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है या फिर इन्फेंसी स्टेज कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज हमारे पास सबसे पहली अवस्था बताई गई जेन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर किस अवस्था में आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, वो रहता है 9 महीने से लेकर 11 महीने के बीच का टाइम पीरियड रहता है। नेक्स्ट हमारी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड आपको पता है 2 से लेकर 7 वर्ष का रहता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो एक तो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज, इस स्टेज में जो बच्चा है वो अलग अलग भाषाओं को इजीली सीख सकता है। आपसे क्वेश्चन आता है जैसे कि 4 से लेकर 7 वर्ष के बीच में बच्चा को अगर आप कोई भी भाषा सिखाना चाहते हो वो इजीली सीख लेता है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके लिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल एक समान रहती है, यानी कि उसके लिए जिस तरीके से आप एक बच्चे को ट्रीट करते हो वो बच्चा अपने टॉयज़ को उसी तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि उसे लगता है ये भी उसी की तरह है, यानी कि लिविंग थिंग्स है। तो अगर पूछा जाए कहीं भी आपसे कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पे बच्चा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को एक समान समझता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि जेन पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी जो अवस्था मानी गई है वो आपके पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जो स्टेज बताई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और इस अवस्था को गैंग एज भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि जेन पियाजे के अनुसार जो गैंग एज है वो कौन सी एज है, तो वो 7 से लेकर 11 वर्ष की, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहती है, जिसमें कि बच्चा 5 डिफरेंट स्किल्स को सीखता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था जहाँ पे बच्चा 5 अलग अलग कौशलों को, अलग अलग स्किल्स को सीखता है, तो वो हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे एक तो आपके पास जो बच्चा है समस्याओं को कॉन्क्रीट रूप में समझता है। लास्ट स्टेज हमारी बताई गई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 12 से लेकर अडल्टहुड तक रहता है, और इस अवस्था को एडल्सन एज यानी कि किशोरी अवस्था भी कहा जाता है। और आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पे कि एक बच्चे का डिफ़िकल्ट पीरियड चलता है, यानी कि कठिन काल होता है बच्चे के लाइफ का, वो आपका एडोलसन एज होती है, यानी कि किशोरी अवस्था। इस पे स्टेज में अगर बच्चा सुधर गया तो ठीक, अगर नहीं सुधर पाया तो वो बिगड़ जाता है, इसीलिए इस अवस्था को सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड बोला जाता है। और यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर बातचीत करता है, और यहाँ पे जो थिंकिंग लेवल होती है वो लॉजिकल हो जाती है, यानी कि फोर्थ स्टेज में बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है, सर्वांगीण विकास हो जाता है जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुँचता है। इसका जो दूसरा नाम है वो एडल्सन एज भी बोला जाता है, यानी कि किशोरी अवस्था सबसे कठिन काल रहता है एक बच्चे की ज़िंदगी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड दिया गया है अडेप्टेशन। आपसे पूछा जाता है कि अडेप्टेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, अडेप्टेशन वर्ड के बारे में किसने बात की है साइकोलॉजी में, तो जेन पियाजे ने की है। इनका जो अडेप्टेशन के मानना है कि एक बच्चे में जन्मजात ऐसी एबिलिटी होती है वो किसी भी वातावरण में इजीली सम्मिलित हो जाता है, ये जेन पियाजे का मानना है। और इन्होंने अडेप्टेशन को 2 अलग अलग भागों में बांटा है।
एक है हमारे पास एसिमिलेशन और एक है अकोमोडेशन। आपसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने जो अडेप्टेशन है उसको कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात हिंदी में, और अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। अगर इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं, एसिमिलेशन का सिंपल मतलब होता है एडिशन करना, सिंपल किसी चीज़ को ऐड करना यानी कि जोड़ना। अकोमोडेशन का जो अर्थ होता है, जो समायोजन होता है, उसका जो अर्थ माना जाता है वो होता है मॉडिफिकेशन करना, यानी कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। अब एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले जो बच्चे में होता है वो असेमिलेशन होता है, हम उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अकोमोडेशन बच्चे में, यानी कि मॉडिफाई करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहता है, तो सबसे पहले असेमिलेशन होता है यानी कि एडिशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम करते हैं अकोमोडेशन, यानी कि बच्चे की मॉडिफिकेशन करना, बच्चे को मॉडिफाई करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी और हमारे पास कॉन्सेप्ट बचते हैं और अलग थ्योरीज बचती है जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर